राक्षस राज पॉलीग्राफी से पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में सीएफएसएल टीम ने आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। करीब 3.5 घंटे तक चले टेस्ट के दौरान संजय रॉय से कई सवाल पूछे गए। इधर संजय रॉय के साथ ही 2 अन्य लोग थे, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। वहीं सीबीआई ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सीबीआई ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की। संकेत यह भी है कि कोलकाता केस में सीबीआई जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात की वारदात का पूरा सच क्या है? क्या रेप और मर्डर की वारदात में आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल था? क्या आरोपी संजय रॉय कत्ल के इरादे से ही अस्पताल आया था? क्या हॉस्पिटल में करप्शन के तार वारदात से जुड़े हैं? कोलकाता के निर्भया केस में सीबीआई की तफ्तीश पिछले 10 दिनों से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है और अब सीबीआई की सारी उम्मीदें आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट पर टिक गई हैं। शनिवार को डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। वहीं आज कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 3.5 घंटे तक चला। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आरोपी संजय रॉय से केस से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि संजय रॉय के साथ ही केस से जुड़े 2 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ सीबीआई दफ्तर में किया गया। बहुत कुछ है बस। अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो संदीप घोष है उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है। मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया। अब जो टीम है वो जिन्होंने जो सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चलाया था, अब वो अपनी पूरी रिपोर्ट है उसे कंपाइल करेगी। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन किन सवालों पे वो नर्वस था, किन किन सवालों के जवाब गलत दे रहा था अकॉर्डिंग टू जो टेक्निकल मशीन्स है, और उसमें आगे किस तरीके से अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहिए। कोलकाता कांड में आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर संदीप घोष समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। इनमें 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का नाम शामिल है। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले सीबीआई आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवा चुकी है, लेकिन जवाबों से संतुष्ट न होने पर सीबीआई को पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अब सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का एक साथ आकलन करेगी, जिससे सच से पर्दा उठाया जा सके। लेकिन अगर फिर भी साजिश से पर्दा नहीं उठता तो फिर रास्ता क्या होगा, ये सवाल भी उठने लगा है। अब सवाल है कि अगर सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती या फिर केस के सच से पर्दा नहीं उठता तो क्या सीबीआई आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी? कोलकाता कांड की जांच के बीच नार्को टेस्ट की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि निर्भया के गुनहगार संजय रॉय, डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 5 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट में कौन सी और कितनी सच्चाई सामने आई। पहले समझिए पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में फर्क क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन को आरोपी के शरीर से अटैच किया जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। वहीं नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सेंसर के जरिए आरोपी के शरीर से आ रहे सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी का दिमाग पूरी तरह सक्रिय नहीं रहता। पॉलीग्राफ टेस्ट में रिकॉर्ड सिग्नल के आधार पर सच और झूठ का पता लगाया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट में आरोपी बेहोशी की हालत में जवाब देता है। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी का दिमाग पूरी तरह सक्रिय होता है, ऐसे में इस बात की संभावना रहती है कि आरोपी अपने शरीर को कंट्रोल कर मशीन के सिग्नल को प्रभावित कर सके, जबकि नार्को टेस्ट के दौरान इस तरह की संभावना कम होती है। हालांकि आरोपी संजय रॉय और केस से जुड़े दूसरे लोगों का नार्को टेस्ट होगा या नहीं,
ये सीबीआई के रुख पर और अदालत के रुख पर निर्भर करेगा। फिलहाल सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ ही केस से जुड़े करप्शन वाले एंगल की छानबीन तेज कर दी है। इस कड़ी में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और डिप्टी प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की। संदीप घोष के करीबी देवाशीष सोम के ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में भी छापा मारा। इस ब्लॉक में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का भी ऑफिस था। बताया जा रहा है कि करप्शन के मामले में अस्पताल प्रशासन से जुड़े कई लोग सीबीआई के रडार पर हैं, लेकिन सीबीआई का सबसे ज्यादा फोकस डॉक्टर संदीप घोष पर है। सीबीआई की टीम सुबह 6:45 पर डॉक्टर संदीप घोष के घर पहुंच गई। हालांकि करीब सवा घंटे तक डॉक्टर संदीप घोष ने घर का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सीबीआई के अधिकारी वहां से नहीं हटे। उसके बाद सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर संदीप घोष को घर का दरवाजा खोलना पड़ा। सीबीआई ने शनिवार को ही डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ करप्शन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता को लेकर गठित एसआईटी ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। जैसे जैसे डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की धड़कनें तेज हो रही हैं। जब ये घटना घटे, ममता जी ने 5 को उधर से हटाया तुरंत। एक प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 नंबर एमएसवीपी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ जी, 3 नंबर है असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर जिन्होंने पुलिस नहीं, जिन्होंने पेरेंट्स को बोले थे सुइसाइड, उनको दोईपायन विश्वास, 4th चेस्ट मेडिसिन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और 5th उधर 19 में जो एनआरएस में हादसा हुआ था जूनियर डॉक्टर के ऊपर असल्टमेंट एमनी पेशेंट पार्टी की तरफ से, तब से ममता जी ने हर एक हॉस्पिटल में एक पुलिस आउटपोस्ट रखे हैं। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के हिस्सा रही एक महिला डॉक्टर मैडम ने जो बातें हमारे सामने लाई है, इससे हमारे सब जितने भी हम पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है, कॉन्सर्न है, सबके पैर के नीचे से मिट्टी सिसक गई। क्योंकि जिस तरीके का कोशिश किया गया पूरी घटना को पूरी कवर अप करने की और इसे महज एक आत्महत्या की घटना बनाने की, ये सच में पुलिस की एक्टिविटी और स्पेशली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी एक्टिविटी को हमें शर्मसार कर रही है। सीबीआई जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट के बीच कोलकाता कांड पर सियासत लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक लफ्जों में आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की है। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। जो वो आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। कोलकाता कांड में अब तक सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है। केस की जांच कर सीबीआई पिछले 10 दिनों में कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई है। इस बीच खबर है कि करप्शन केस में डॉक्टर संदीप घोष को जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कोलकाता में रेप और मर्डर केस पर सियासी तपिश बढ़ी हुई है, तो इस बीच यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। बीजेपी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए राहत की तरह पेश कर रही है, तो विपक्ष 2 टूक लहजे में कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ मंजूर नहीं है। उधर महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। कल ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो केंद्र लेकर आई थी कि केंद्र सरकार कल से उन्होंने कर दिया इंट्रोड्यूस, और अभी जो है पहला राज्य है महाराष्ट्र, उसने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को
50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम हमें स्वीकार्य नहीं। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। सब पॉलिटिकल गेन के लिए ही करते हैं और जहां इनको फायदा हो तो आतंकवादियों से समझौता कर लेते हैं। कर्मचारियों की टेंशन दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई तो सियासत में ओल्ड पेंशन के बहाने टकराव का नया चैप्टर खुल गया। जैसे हमारे राज्यों में हमने लागू किया, आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है कि केंद्र सरकार उसका निर्णय ले ले और वो निर्णय हमारे जो है, क्योंकि ओल्ड पेंशन ये बहुत बड़ा जो इशू है, तो आपको पता है इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और पेंशन नहीं मिल रही है उनको, चाहे वो टीचर रहे, चाहे वो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे। तो सभी का कहना था कि ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए और कांग्रेस ने भूमिका पहले से की है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? पहले समझिए ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पेच क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। पेंशन के लिए कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना होता। नई पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% डिडक्ट किया जाता है। पेंशन पर टैक्स से जुड़े नियम लागू होते हैं। नई पेंशन स्कीम बाजार के जोखिमों से जुड़ी है, इसलिए निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं। जबकि अब आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की नौकरी पर 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% योगदान होगा। ओपीएस की तुलना में कम ग्रेच्युटी मिलेगी। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि देश में ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 तक लागू थी, जिसकी जगह पर तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई, जिसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक तक के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्म रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन लागू करने की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई तो सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। कोई सेटिस्फाई नहीं है इस स्कीम से, लेकिन मजबूरन इसको अपनाएंगे कि ना होने से तो कुछ आंसू पूछ जाएं। पुरानी पेंशन स्कीम ही इसका आंसर है, इसी का जवाब है, उसको लागू होना चाहिए। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है, नए नए रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा पहुँचाने की नहीं है, इनकी दिलचस्पी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज़ ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। विपक्षी दलों के नेता दो टूक शब्दों में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं तो कर्मचारी संगठनों की मांग केंद्र की एनडीए सरकार की पेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राहत जरूर मान रहे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। हम लोग की मांग सिर्फ ओपीएस की है। ओपीएस हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे इनके लिए हमें जो आंदोलन करना पड़े, हमें चाहे जो जहां भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, मैं करूंगा। ये जो सरकार यूपीएस लाई है,
ये सिर्फ कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए लाई है। सरकार द्वारा कल जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया, उससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा हर्ष की वातावरण नहीं है, क्योंकि जो 10% पर मंथ जो बेसिक सैलरी का जो एनपीएस में पेमेंट करता था, वो यूपीएस में भी वो कटौती जारी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अब मिनिमम इन्होंने 10,000 तो कर ही दिया, इसका कंपैरिजन ओपीएस की तरह कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक ऐतिहासिक फैसला है, बुढ़ापे की लाठी का कार्य करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, लास्ट बेसिक का हमें 50% मिलता ही था, इसमें भी यही लागू किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिस पर विरोध का बवंडर अभी से उठना शुरू हो गया है, जबकि सरकार का दावा है कि यूनिफाइड पेंशन को हरी झंडी देने से पहले 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया। सरकार की मुश्किल ये भी है कि पेंशन के रूप में सरकार पर भार हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। वित्तीय साल 2024-25 में सरकार पर पेंशन के रूप में आने वाला भार 2,43,296 करोड़ का है। बात जाति जनगणना पर जारी घमासान की। राहुल गांधी के बयान से एक बार फिर सियासत में जाति वाला चैप्टर खुल गया है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना पहला कदम है, संपत्ति में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है यह भी पता होना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है, वहीं चिराग पासवान के बयान से बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी की जाति गणना वाली जिद पर सियासी जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव के वक्त जोर शोर से उठा जातीय जनगणना का मुद्दा चुनाव के बाद शांत पड़ने लगा था। अब राहुल गांधी के बयान से ये फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार मांग सिर्फ जाति जनगणना तक सीमित नहीं है। जातियों की हिस्सेदारी से आगे बात संपत्ति में अलग अलग वर्गों की हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है। राहुल गांधी ने न्यायपालिका, प्रशासन, मीडिया और फिल्म उद्योग से लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक जातियों की हिस्सेदारी का मुद्दा उछाल दिया है, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? रीता फारिया जी क्रिश्चियन समाज से आती थी। डायना हेडलिन्स का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समाज से आते थे। जहां तक मुझे बताया गया एक आध सिख भी गई हैं, बाकी भी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई दल और नेता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि एनडीए सरकार में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी जातीय जनगणना की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ
वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। यानी जो मांग विपक्ष की ओर से हो रही है, जाति जनगणना की, वो मांग एनडीए के कुनबे से भी उठने लगी है। हालांकि यहाँ एक सवाल राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि संसद के अंदर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी थी। तब पूरा विपक्ष माफी की मांग कर रहा था और अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराकर लोगों से जाति पूछने की बात हो रही है। सैलाब पर शैतान सवार है या नदियां आत्मघाती हो गई हैं। कहीं कार बह गई तो कहीं बाइक, पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन कहीं बह गया। पानी की बेलगाम चाल चक्रव्यूह जैसी है जिसमें आधा देश फंसा हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अगस्त अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बाढ़ का अभी तक कोई अंत नहीं। डैम का डेंजरस अवतार, कुदरत का आसमानी प्रहार। आत्मघाती नदियां, ग्लोबल वार्मिंग की सद में दुनिया। पानी की बेलगाम चाल, शहर शहर सैलाब का जाल। आप देख सकते हैं किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। घुटने तक मैं खुद ये सड़कों पर मौजूद हुई। उत्तर से दक्षिण तक टेंशन, तैरने लगा मेट्रो स्टेशन। बहती कार, डूबती बाइक, कदम कदम पर फाइट। सैलाब पर सवार शैतान, द अनहोली वाटर। मध्य प्रदेश इस वक्त बाढ़ का सबसे बड़ा पीड़ित है, जिसके कई जिले सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। भोपाल में पानी का ऐसा बवंडर आया कि समंदर जैसे बन गई हैं सड़कें। अब आलम यह है कि इंसान न घर में सुरक्षित है और न बाहर, क्योंकि कुदरत की मार के आगे सब बेबस है। ये सैलाब का चक्रव्यूह है, जिसकी कैद में इस वक्त आधा भारत है, क्योंकि हाईटेक शहर हो या गांव, सब कुदरत के आगे नतमस्तक हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के कटनी से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें 4 लोग कंधे पर उठाकर बाइक को नदी पार करवा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पीछे से कोई शख्स बता रहा है कि इन लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है और एक बाइक को पार कराने के लिए 100 रुपए ले रहे हैं। नदी पार कराने का 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये 4 बच्चे। लेकिन ये अवसर कभी आपदा में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जिस पुलिया से बाइक को पार करा रहे हैं वहां किसी का भी पैर फिसल सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल कटनी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहर से जोड़ने वाली तमाम पुलियाओं का एक जैसा हाल है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी और बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहें, लेकिन लोग इन अपीलों को कितना मान रहे हैं, ये कटनी की इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं।
मध्य प्रदेश के देवास में काली सिंध नदी बर्बादी पर उतारू है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिपलेश्वर महादेव के मंदिर के चारों तरफ पानी है। मंदिर तक जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूब चुके हैं। दरअसल बीते 24 घंटों में देवास में जमकर बारिश हुई है, जिसने आसपास के सभी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। पानी रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों से सटकर बह रहा है, जैसे मानो नदियों का सिस्टम बदल गया हो, जिसे जहां से जगह मिल रही है वहां से बह रहा है और इंसान चुपचाप सब कुछ सह रहा है। कुदरत की मार अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो भोपाल झेल रहा है, जहां नदी नालों से लेकर डैम सब ओवरफ्लो है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि घरों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों में जिंदगी नर्क बन गई है। घर के अंदर घुटने घुटने पानी है, बाहर तो हाल इससे भी बुरा है। हाँ, पूरे घर में पानी भरा चुका है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक का फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारे खराब हो चुके हैं। कोई भी मुआवजा वगैरह का कोई उम्मीद नहीं रहती जहाँ पर कि कुछ मिलेगा। तो नगर निगम ध्यान नहीं देती? नहीं, कोई नगर निगम ध्यान देती होती तो सुबह का 5 बजे से सबके घर में पानी भरा है। सब भूखे हैं जहाँ के लोग, उनको कुछ तो मिलता है ना, कुछ नहीं है इधर। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर जिस तरह से बालिका बता रही है, पूरे घर में पानी पानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो निचली बस्तियाँ हैं इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा चुका है और तमाम लोग बेहद परेशान। इनके घरों में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे भारी बारिश मध्य प्रदेश में होगी, उसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। शिवनगर सहित पारस वाटिका जो कॉलोनी है उसमें पानी पानी चारों ओर नजर आ रहा है और घर में लोग भी कैद हैं और कुछ घरों में तो पानी तक भरा गया। क्या ये तस्वीर भी भोपाल की है, जो घरों के बाहर की स्थिति बता रही है कि कैसे घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। गिनते जाइए, दूर तक सिर्फ और सिर्फ डूबी हुई गाड़ियां ही दिख रही हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी भरा है। ये भोपाल के शिवनगर इंद्र विहार कॉलोनी का हाल है, जिसने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो बारिश से पहले नालों की सफाई को लेकर किए गए थे। लेकिन कितने काम जमीन पर हुए थे, ये इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं। उधर एक टेंशन डैम ने बढ़ा दी है, जिसके दरवाजे एक बार फिर खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का लेवल और टेंशन दोनों बढ़ गए हैं। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी डराने लगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई घाट पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से पूजा तक नहीं हो पा रही है। आप देखिए, ये शिप्रा नदी का छोटा पुल है जिससे पानी बह रहा है। शिप्रा नदी के ऊपर से पानी बहने की वजह से रास्ते को रोक दिया गया है और जो आसपास के मंदिर है अभी भी जलमग्न है। घाटों पर पूजा अर्चना बंद है और शिप्रा नदी का जल स्तर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी उतरने की संभावना कम है। उज्जैन और इंदौर में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लगातार शिप्रा नदी उफान पर है और यह तीसरा मौका है जो बारिश के समय शिप्रा नदी लगातार तीसरी बार उफान पर आई है। और उज्जैन के इसी रामघाट और इसी घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना कर। शिप्रा नदी ने छोटे पुल अपनी आगोश में ले लिए हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। उधर उज्जैन की सड़कें तालाब बनी हुई हैं, नाले चौक पड़े हैं, पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। सड़कें जलमग्न हो गई है। उज्जैन के व्यापारिक क्षेत्र मालीपुरा में फिलहाल हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शहर है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर जो राहगीर गुजर रहे हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात है बारिश को लेकर? बहुत बढ़िया पानी गिर रहा है साहब। पानी तो अच्छा गिरा, लेकिन सड़कों पे क्या हालात? सड़कों पे तो पानी भरा हुआ है। हालत बहुत खराब है, पूरा घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है सर। तो कितनी कठिनाई आ रही है गाड़ी चलाने में? कठिनाई सर, गिरते गिरते बचे हम तो। अच्छा, क्या हालात है पानी को लेकर यहाँ? यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और जिसके चलते आप देख ही सकते हैं कि ग्राहक को उतर के सामान लेना पड़ता है और बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वक्त मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं।
कई जगह हालात इतने खराब हैं कि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। उधर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी देकर टेंशन और बढ़ा दी है। प्रशासन चीख चीख कर कह रहा है नदी और डैम से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त इन दोनों से ज्यादा डेंजरस और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, अपनी जान तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, अपनों की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के गुना में 10 लोग उस वक्त लहरों में फंस गए जब वो वीकेंड का मजा लेने के लिए डैम के किनारे पहुंच गए थे। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ पानी का सैलाब, लहरों के बीच फंसी 10 लोगों की जान। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये मध्य प्रदेश के गुना से आई वो तस्वीर है जिसमें पिकनिक मनाने गए 10 लोग उस वक्त बुरी तरह फंस गए जब राजगढ़ डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे घोड़ा पछाड़ नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, लहरें उफान पर हैं। ये घटना सुबह 10 बजे की है जब ये लोग वीकेंड का मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन मजा कब सजा में तब्दील हुआ किसी को पता तक नहीं चला। बाद में मवेशी चराने गए एक शख्स ने इन्हें देखा तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। तब तक वहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं थी। बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ा और फिर रस्सी की मदद से एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन ये घटना उन लोगों को बड़ी नसीहत दे गई जो मजे के चक्कर में अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि सोचिए अगर पानी का बहाव और तेज होता, सोचिए अगर उस शख्स ने इन्हें नहीं देखा होता और बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा होता तो क्या होता। अब जरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां उफनती नदी के बीच 2 बाइक सवार पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे धीरे बाइक बहने लगती है। दोनों लोग बाइक को खींचने की कोशिश करते हैं, तभी एक लड़का उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर एक और शख्स आता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि देखते ही देखते बाइक बह जाती है, लेकिन बाइक सवार की जान बच जाती है। ये घटना शनिवार शाम की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम मोई में दूधी नदी के पुल पर थोड़ी सी बारिश होने पर पुल पर पानी आ जाता है। पिछले साल भी यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के चलते बांध, नदी, तालाब और पोखर सब ओवरफ्लो हो गए हैं। पार्वती बांध अपने रिकॉर्ड क्षमता को पार कर गया है, जिसके चलते डैम के 10 गेट खोलकर 17,060 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर अजमेर में लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें झील की तरह दिख रही हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम बाजारों की दुकानें पानी से भर गई हैं। ये पुणे के डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशन है, जिसे पानी ने बंधक बना लिया है। ऐसा लगता है कि सड़क पर कोई नदी बह रही है, बस नाव चलाने की देर है, क्योंकि ऐसे हालात में न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। अब सोचिए, जिसे मेट्रो से जाना है वो कैसे जाएगा। लेकिन ये हाल पुणे के सिर्फ इस इलाके का नहीं है, ज्यादातर इलाकों का सूरत हाल ऐसा ही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वो अब खड़ी तक नहीं हो पा रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को रस्सी की मदद से अपनी गाड़ियों को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ रहा है।
जबकि कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब गई हैं, जिनके सुधरने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि कल से ही पुणे में तेज बारिश हो रही है। उधर एक टेंशन खड़कवासला बांध से छोड़े गए पानी ने बढ़ा रखी है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा और बढ़ गया है। बाढ़ का दंश गुजरात भी झेल रहा है। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिसके गुस्से का एहसास इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बता दें कि रविवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 9 इंच बारिश हुई है, जिसने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। आप देख सकते हो नवसारी शहर के बेसत खाड़ा इलाका है, जहां पर मंदिर से लेकर घरों में पानी घुस चुका है। इस बार जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से जो बातें बताई गई थी कि उनके सर सामान यहां से निकाल लिए जाए, लेकिन तस्वीर हर बार की है। तंत्र की ओर से यहाँ पर मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप बताइए किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ मदद की जा रही है प्रशासन की ओर से? पानी की पूर की परिस्थिति हर साल हो रही है, तो यहाँ जो एमपी एमएलए की ग्रांट्स जो होती है उसमें से पाड़ा या कुछ बन सकता है, तो उसके लिए भी कोई सोच विचार किया नहीं जा रहा है। बार बार हमने कलेक्टर कचहरी में या सांसद श्री को जहां रजूआत की है, लेकिन फिर भी यह इस बार कोई काम हो नहीं रहा है। बारिश ने डायमंड सिटी सूरत की भी शक्ल बिगाड़ दी है। शहर के कई इलाकों के लिए बारिश आफत बन गई है।